नमस्कार, मैं राजीव व्यास। वीएनएम टीवी के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। देश, दुनिया और शहर जिलों की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। 12 साल बाद घर में टेस्ट सीरीज हारा भारत। न्यूजीलैंड ने 113 रन से जीता दूसरा मैच। गुजरात एटीएस के हाथों पाकिस्तान का जासूस गिरफ्तार, भेज रहा था कोस्ट गार्ड की जानकारी। वडोदरा से चड्डी बनियानधारी मातवा गैंग गिरफ्तार, 4 आरोपी हिरासत में। भारतीय टीम की न्यूजीलैंड के खिलाफ अपने ही घर में शर्मजनक हार हुई है। भारतीय टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज हार गई है। टीम इंडिया को पुणे में खेले गए दूसरे टेस्ट में कीवियों ने 113 रन से हराया। इस जीत से कीवियों ने 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त बना ली है। आखिरी मुकाबला 1 नवंबर से मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। शनिवार को मुकाबले के तीसरे दिन 359 रन का टारगेट चेस कर रही भारतीय टीम दूसरी पारी में 245 रन ही बना सकी। न्यूजीलैंड ने दूसरी पारी में 255 रन बनाए। पहली पारी में कीवियों ने 259 और भारत ने 156 रन का स्कोर बनाया। मिचेल सेंटनर ने पहली पारी में 7 और दूसरी पारी में 6 विकेट लिए। भारतीय टीम ने 12 साल के बाद घरेलू मैदान पर कोई टेस्ट सीरीज गंवाई है। टीम को पिछली हार 2012 में इंग्लैंड के खिलाफ मिली थी। गुजरात के अहमदाबाद में एटीएस द्वारा जासूस पकड़े जाने का मामला सामने आया है, जिस पर कानूनी कार्यवाही की गई है। गुजरात के अहमदाबाद में पंकज कोटिया द्वारा जासूसी का मामला सामने आया है, जिसमें जासूस द्वारा मोबाइल के माध्यम से पाकिस्तान जानकारी भेजी जा रही थी। रिया नामक महिला को कोस्ट गार्ड की जानकारी साझा की जा रही थी, जिस पर कार्यवाही करते हुए गुजरात एटीएस ने पोरबंदर से पंकज कोटिया को गिरफ्तार किया है। इस केस का केस रजिस्टर किया गया, जिसका फैक्ट्स ऑफ द केस ऐसा है कि हमको एक बातमी मिली है कि कोई एस्पिनेज एक्टिविटी पोरबंदर की तरफ से पंकज कोटिया नाम का एक आदमी की तरफ से हो रहा है, जिसके रूप में हमारे डीवाईएसपी वीरजीत, हमारा अनाम पीएसआई राहुल गरचर और एक वायरलेस पीएसआई भौमिक का टीम बनाया था इसका प्राथमिक तपास के, जिसके दौरान उनका पूछपरछ किया गया जो अभी का आरोपी का, और उनका मोबाइल सीज किया गया था, जिसके अंदर से हमको एफएसएल को भेजा गया था, जिसके अंदर से हमको ये पता चला कि उसके जो मोबाइल है उसके माध्यम से रिया करके एक पाकिस्तानी लड़की थी, रिया उनके नाम बताया गया था जो उनके कॉन्वर्जेशन में था, पाकिस्तान के रहने वाली है, क्योंकि उनके आईपी जब रिजॉल्व किया जहां से इन दोनों का व्हाट्सएप पे और इंस्टाग्राम पे जो बात किया था, उसमें ये पता चला कि वो जो आईपी है वो पाकिस्तान की है। तो इससे हमको ये पता चला कि ये सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन देता था, जिसका किस इन्फॉर्मेशन देता था ये इसमें हमारे पूरा टेक्निकल एनालिसिस और हमारे इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला कि जो कोस्ट गार्ड के जो शिप्स वहां खड़े थे, वहां मूवमेंट है, जो इन्फॉर्मेशन जो अगर पाकिस्तान को मिलती है तो सेंसिटिव हो जाता है, ये इन्फॉर्मेशन उसके साथ शेयर करता है। इसके अलावा लास्ट 8 महीने में इसका लगभग 2-3 दिन में एक बार बातचीत चलती थी, और उसके अलावा 11 बार अलग अलग बैंक अकाउंट से इसके बैंक अकाउंट में 26,000 का अमाउंट ट्रांसफर किया गया। इस हिसाब से हमको पता चलता है कि ये वॉर अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का केस बनता है। उस हिसाब से हमने सेक्शन 61 एंड सेक्शन 148 बीएनएस के हिसाब से हमने एक केस दाखिल किया। गुजरात के वडोदरा में क्राइम ब्रांच को दाहोद की मातवा चड्डी बनियानधारी गैंग के आरोपियों को पकड़ने में सफलता मिली है। वडोदरा और आसपास के इलाकों में दिवाली के त्योहार में चोरी की वारदातें लगातार बढ़ रही थी, जिससे लोगों में डर का माहौल था। वडोदरा क्राइम ब्रांच के पुलिस अधिकारी लगातार पेट्रोलिंग कर रहे थे। इस दौरान दाहोद की चड्डी बनियानधारी मातवा गैंग को पकड़ने में सफलता मिली है। ये लोग गोत्री रोड पर न्यू अलकापुरी पुष्टम टेनामेंट में पीछे झोपड़ियों में रहते थे और चोरी की वारदात को अंजाम देते थे, जिस पर क्राइम ब्रांच के एसीपी हरपाल सिंह ने जानकारी दी है। ये लोग दिवस दरमियान रेकी करता था અને રાત્રે પોતાની રીતે વાહન કોઈ ઉપયોગ કરતા ના, કે સિવાય કોઈ બીજા હથિયારો નહીં। એ લોકો કોઈ હાથ વગો હથિયાર, એટલે ધારો કે કોઈ જગ્યાએ જવું હોય તો કોઈ લાકડી પડી છે તો એ લઈ લે, અથવા તો કોઈ ઝાડ છે તો એનું એક લાકડા જેવું કાપી લે, બાકી કોઈ એવા ઘાતક હથિયારો ધારણ કરી
અને સાથે જવું એવું નહીં, પરંતુ પોતાના બચાવ માટે પથ્થરો સાથે રાખતા હતા એવી એમો જાણવા મળી છે. આ ગુનાઓ છે એ 2024ના છે, એટલે તમે સમજી શકો છો કે આજે 10મો મહિનો ચાલે છે અને આ બધા ગુનાઓ છે એ ટોટલ હવે છાણી, નંદેસરી, લક્ષ્મીપુરા, ગોત્રી, માંજલપુર, વડોદરા તાલુકા પોલીસ સ્ટેશનનો પણ ગુનો છે. ખાસ કરીને વડોદરા શહેરથી જે આઉટર વિસ્તારની સોસાયટીઓ છે, સિટીને છોડીને બહારનો વિસ્તાર, એને એ ટાર્ગેટ બનાવે છે. સાહેબ, ચોર લોકો કેવી રીતે गुजरात के वडोदरा में क्रिकेट के लिए काम करने वाले बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन को भूमि अधिग्रहण के नाम पर करोड़ों का चूना लगाया गया है, जिस पर बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन के सदस्य जतिन वकील ने वीएनएन टीवी से टेलीफोनिक बातचीत की। जतिन जी, बीसीए की ओर से एक कंप्लेंट फाइल की गई है जमीन अधिग्रहण मामले की, क्या है ये पूरा मामला? 2007 में बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन वाज रिक्वायर्ड क्रिकेट स्टेडियम, सो दे वर सर्चिंग अ लैंड, जमीन देख रहे थे। मिस्टर जानी के साथ एक एमओयू हुआ और जानी ने बताया कि आई एम द ओनर ऑफ सम लैंड एंड आई विल एक्वायर सम लैंड। जी, वो लैंड के लिए एमओयू बनाया गया, तो उसके सामने बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन एक सम अमाउंट, लेकिन 6 साल तक जानी जी ने कुछ नहीं किया। तो बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन ने इन 2013 पैसे वापस लेने की बात की। तब एक एमओयू हुआ और एमओयू में 8,22,00,000 रुपीस का चेक मिस्टर जानी ने बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन को पोस्ट डेटेड चेक दिया। जी, जी, जी। कंडीशन भी थी कि प्रायर डिपोजिटिंग द चेक आप बताओगे और पैसे ले जाओगे। जी। उसके बाद 2014 में चेक डिपॉजिट हुआ, तब उसके बाद नोटिस इश्यू की गई और कंप्लेंट फाइल की थी वो टाइम के जो सेक्रेटरी थे लेट श्री अंशुमन गायकवाड़ सर। जी। फिर अंशुमन गायकवाड़ सर ने रिजाइन कर दिया था और फिर बाद में मिस्टर अमूल जिकार करके है, वो एज अ कंप्लेनेंट ऑन बिहाफ ऑफ द बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन वो अपीयर हुए थे। पूरा ट्रायल चला, बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन ने खुद के विटनेस के लिए अमूल जिकार को रखा था। डिफेंस में मिस्टर जानी ने और 2 बंदे हैं, उनको भी डिफेंस एडवोकेट की हैसियत से उन्होंने कोई नाम कोई मिस्टर प्रजापति करके है और दूसरा कोई कृष्णन करके है, उनको डिफेंस विटनेस में लिया। और पूरा डिस्कशन जजमेंट में ऐसा है कि अमूल जिकार जी जो है, he is not authorized to give a deposition before the court as per clause 35 of memorandum of association. Only the trustee and the secretary or the treasurer or the person, he is authorized to file any suits against or किसी के फेवर में, किसी के फेवर में फाइल वही कर सकते थे। एंड जब डिपोजिशन के लिए अमूल जिकार जी आए तब ही वाज नॉट अ ट्रस्टी ऑफ द बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन। अच्छा। दूसरी बात ये भी है कि उनका ऑथोराइजेशन हुआ वो एज पर द लीगल वे, जो पीटीआर फाइल करते हैं चैरिटी कमिश्नर में, वो पीटीआर फाइल नहीं हुआ था और जो पीटीआर फाइल हुआ था वो ऑब्जेक्शन में था, तो वो अप्रूव नहीं हुआ था। वो सब लीगल कंडीशन टर्मिनोलॉजी में ऑनरेबल कोर्ट हैज डिस्कस। एंड सेकेंड थिंग, जो डॉक्यूमेंट जो एमओयू हुआ था 2013 में, उसकी कॉपी रखी गई थी। फिर जो लेटर कॉरेस्पॉन्डेंस हुआ उसकी कॉपीज रखी थी। तो जज साहब ने जो जजमेंट में लिखा है ऐसा कि द डॉक्यूमेंट हैज नॉट बीन प्रूव्ड बाय द बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन एंड सो द लीगल डेप्थ चेक बाउंसिंग का केस है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत। तो जानी जी को प्रूव करना था कि ही इज इनोसेंट और कोर्ट हैज डिसाइडेड आफ्टर कंक्लूडिंग ऑल द एविडेंस कि जानी जी तहमत जो उनके अगेंस्ट में दिया गया है वो प्रूव नहीं होता है, तो जानी जी को एक्विटल किया गया है, निर्दोष करा के छोड़ दिया। तो अभी 8.22 करोड़ रुपीस के लिए बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन आगे क्या करता है वो देखना है। जब तक मैं था तब तक तो मुझे मालूम है
वो बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन ने एक समरी सूट भी फाइल किया था, जी लेकिन आगे फर्दर क्या हुआ है उसके बारे में पता नहीं है। अभी आई एम नॉट इन द मैनेजमेंट। जी जी, इसमें अमूल जिकर की भी कोई भूमिका सस्पिशियस पाई जा रही है सर? सस्पिशियस तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन जो बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करना चाहिए वो मे बी उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट देखे नहीं होंगे, और कोर्ट में जब उनका डिपोजिशन हुआ तब उन्होंने शायद वो कोर्ट को दिखाने चाहिए, वो नहीं दिखाए होंगे। जी ऐसा हुआ, जजमेंट पढ़ो तो ऐसा दिख रहा है। यस, तो सर अब आगे का किस तरह का एक्शन लिया जाएगा? उनको लीगल रेमेडी जो मिलेगी वो हिसाब से वो पक्का करेंगे, क्योंकि इट्स डेवलपमेंट ऑफ क्रिकेट के पैसे है, तो बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन को वो लीगल रेमेडी के हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए। और मेरे ख्याल से दे शुड गो टू द हाई कोर्ट टू फाइल अ एक्विटल अपील। दैट इज द बेस्ट रेमेडी। तो बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन से और से जरूर कुछ ना कुछ किया ही जा रहा होगा। आपने ये मामला अचानक उजागर किया है, उसके पीछे की कोई खास वजह? कोई खास वजह है नहीं, वो मेरे सामने आया फॉर द बेनिफिट ऑफ द क्रिकेट। यस, आई वर्क फॉर द क्रिकेट, आई वॉज इन द मैनेजमेंट। जी, और ये जो बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन में जो चल रहा है मैनेजमेंट, जो करना चाहिए वो नहीं किया होगा, तो उसकी वजह से ये जजमेंट आया है। और ऑनरेबल कोर्ट ने तो बहुत अच्छे तरीके से जजमेंट, मैं बीइंग आई एम एन एडवोकेट भी पढ़ा जजमेंट, तो मुझे लगा कि मुझे बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन के मेंबर्स को भी बताना चाहिए कि ये गड़बड़ी हुई है, गड़बड़ी हो रही है जी। चलिए, वीएनएम से बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया देता हूँ। वन स्मॉल थिंग आई वांट टू ऐड इन दिस। यस, ये जो बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन मैनेजमेंट में जो तरीके से ये केस को डिटेल में जाना चाहिए वो तरीके से नहीं गया, ऐसा दिख रहा है। और बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन को करोड़ों रुपए का नुकसान हो सकता है अगर उनके हक में जजमेंट नहीं हुआ है। ऑलरेडी चेक तो दे दिया है। यस, ऑलरेडी पैसे दे दिए हैं। सिंपली 2007 में पैसे दिए गए थे, अभी तक 2024 आफ्टर 16 इयर्स बड़ौदा क्रिकेट के जो पैसे लगे हुए हैं वो पैसे अभी तक वापस नहीं आए हैं। जी जतिन जी, आपकी ओर से कोई एक्शन लिया जाएगा इस पर? आप भी एक वकील हैं। नहीं, मैं एज अ वकील कुछ नहीं कर सकता। आई एम अ मेंबर ऑफ द बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन, आई कैन राइट बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन। और मैं आज भी बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन को बोलता हूँ कि इफ एनीथिंग रिक्वायर्ड मैं हेल्प के लिए तैयार हूँ। जी ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया जतिन जी वीएनएम से बातचीत के लिए। गुजरात की वडोदरा महानगर पालिका में डोर टू डोर कर्मचारियों ने विभिन्न मुद्दों पर हड़ताल कर रखी है। वडोदरा महानगर पालिका द्वारा कचरा उठाने के लिए कर्मचारियों की तैनाती की गई है, लेकिन इन कर्मचारियों ने वेतन और बोनस समेत के मुद्दों को लेकर हड़ताल कर दी है। 100 से ज्यादा कचरा उठाने वाली गाड़ियों के कर्मचारी 2 महीने से वेतन नहीं मिलने से दिवाली जैसे बड़े त्योहार में मुश्किल में पड़ गए हैं और इसलिए हड़ताल कर बोनस और वेतन मांग रहे हैं। हाजिरी बंद करो, मूल महीना पगार आपो, पीएफ पीएसआई ले डिटेल्स आपो, और पहलो जी जूनो कॉन्ट्राक्टर राकेश शर्मा હતો એ 5 વર્ષ પહેલા અમારો જૂનો કોન્ટ્રાક્ટર રાકેશ શર્મા હતો, અમારો જે પગાર હતો 7,500 તે પગાર હતો, તો એ લોકો અમને 7,500 બોનસ બી હમતી પ્રોફિટ કરીને એ લોકો હાલતા હતા। પછી અમે આ કોન્ટ્રાક્ટ નવો જ્યારે કોર્પોરેશને નવો કોન્ટ્રાક્ટ આ લોકોને આલ્યો, તો આ લોકો 2019 ની અંદર અમને એવું કીધું કે ભાઈ આ વર્ષ કોરોના છે, કોરોના કારણસર અમને લોસ છે, તો તમને બી લોસ, તો અમે વાતને માની લીધું, ચાલો ભાઈ બરાબર છે, તો અમે તમને આવતા વર્ષથી વિચારીશું। પછી તો વિચારવા જઈએ તો સાહેબ કોઈ એકબીજાને છે ને કોઈ વાત કશું અમારું ના એ જ નહીં કરે, કહેવાય જઈએ છે તો અમને વારંવાર પછી ધમકીઓ આલ્યા કરે। 200 ની ઉપર છે સાહેબ। અમે કાલની તારીખની અંદર ઈસ્ટ ઝોનના મહેન્દ્રસિંહ સીડીસી ડેવલપમેન્ટ, સેન્ટર ફોર ડેવલપમેન્ટ, હા સેન્ટર ફોર ડેવલપમેન્ટ
दिवाली के वक्त की गई हड़ताल के चलते शहर में गंदगी फैलने की संभावना बढ़ जाती है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को वडोदरा आ रहे हैं और इसी बीच कॉन्ट्रैक्टर द्वारा इन कर्मचारियों को वेतन नहीं दिए जाने से कर्मचारी हड़ताल पर उतर गए हैं। वीएनएम पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। बने रहिए हमारे साथ। वडोदरा में सबका पसंदीदा होटल एफोटेल बाय सयाजी फिर एक बार लेकर आया है एक्सक्लूसिव फूड फेस्टिवल। नॉनवेज लवर्स के लिए कबाब, बिरयानी और करीज फूड फेस्टिवल। ऑथेंटिक डिशेस का लुत्फ उठाना हो तो एफोटेल से बेहतर और कुछ नहीं। फूड फेस्टिवल में कबाब, बिरयानी के साथ साथ मजा लीजिए मुगलाई फूड, तंदूर और नॉर्थ इंडियन क्यूजिन्स का। 18 से 27 अक्टूबर 7 PM to 11 PM। सैटरडे संडे लंच की भी फैसिलिटी। एफोटेल बाय सयाजी, कालाघोड़ा रेस्टोरेंट नियर कालाघोड़ा सर्कल, सयाजीगंज, वडोदरा। पानेरी एम्ब्रॉयडरी अब नए रंग रूप में। आप पानेरी पहुंचे हैं तो मानो आपकी सारी शॉपिंग हो सकेगी एक ही जगह पर। पानेरी में फेस्टिव कलेक्शन, कैजुअल कलेक्शन, नाइटवेयर, इनरवेयर के साथ अब ज्वेलरी, कई ब्रांड के कॉस्मेटिक्स, पर्स, परफ्यूम और बहुत कुछ। बच्चों से लेकर बड़ों के लिए बेहद खूबसूरत हर कलेक्शन। ट्रेडिशनल ड्रेस चाहिए या स्टाइलिश, पानेरी में सब कुछ वन स्टॉप वन डेस्टिनेशन। खुद के लिए खरीदना हो या दूसरों को गिफ्ट करना हो, पानेरी है सबसे बेस्ट। मस्ट विजिट पानेरी एम्ब्रॉयडरी, 10 अकोटा स्टेडियम रोड, राजनगर सोसाइटी, अकोटा, वडोदरा। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। BLDC मतलब बोरिंग लुकिंग, इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। स्विच टू RR सिग्नेचर डिजाइनर BLDC फैंस, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Every new year we take a New Year resolution. New Year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। वडोदरा के 4 दरवाजा इलाके में इन दिनों दिवाली की भीड़ भाड़ देखने मिल रही है और इसी बीच यहां एक दुकान में आग लग जाने से भगदड़ मच गई। गुजरात के वडोदरा में 4 दरवाजा निकट वाड़ी पुलिस स्टेशन के पास ही ब्रांडेड कंपनी की गद्दों की दुकान में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। घटना के चलते चारों ओर ट्रैफिक जैम भी हो गया। गेंडीगेट दरवाजा निकट वाड़ी पुलिस स्टेशन से सटे हुए 3 मंजिला पुरानी इमारत है, जिसके नीचे के हिस्से में ब्रांडेड कंपनियों के तैयार गद्दे और अन्य
चीज वस्तुएं बेची जाती हैं। ऊपरी मंजिल स्टोर रूम के रूप में इस्तेमाल होती है। यहाँ अचानक आग लग जाने से अफरा तफरी देखी गई। आग फौरन तेजी से फैलती गई और आग का धुआं वाड़ी पुलिस स्टेशन में भी भर गया। फौरन फायर ब्रिगेड को घटना की जानकारी दी गई। दिवाली की खरीदारी के चलते चार दरवाजा इलाके में काफी भीड़ भाड़ है। ऐसे में फायर ब्रिगेड को भी यहाँ पहुँचने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आग का बड़ा स्वरूप देखते हुए स्टेशन ऑफिसर अमित चौधरी ने गाजरावाड़ी, दांडे बाजार और पानीगेट फायर स्टेशन की टीमों को मौके पर बुलाकर आग पर काबू पाया। आग में कोई हताहत नहीं हुआ है, लेकिन पूरे इलाके में डर का माहौल जरूर देखा गया। સિટીના ચાર દરવાજા ગીચ વિસ્તાર છે, જેમાં હમણાં મને અહીંના સ્થાનિક લોકોમાંથી ફોન આવ્યો કે અહીં આગ લાગી છે। વાડી પોલીસ સ્ટેશનની બાજુમાં જે એક ગાદલાવાળાની દુકાન છે ને ઉપર શોર્ટ સર્કિટથી આગ લાગી છે। સદનસીબે કોઈ જાનહાનિ કે માલહાનિ થઈ નથી, કોઈ રહેતું નથી એ ઘરમાં। પણ ફાયર બ્રિગેડની ટીમ સમય પર આવી અને ખૂબ સારી કામગીરી કરી રહ્યા છે અને અત્યારે લગભગ આગ કાબૂમાં પણ લેવાઈ ગઈ છે। આ ચાર દરવાજા ગીચ વિસ્તારમાં આ રીતે અવારનવાર આગના બનાવો બનતા રહે છે શોર્ટ સર્કિટના લીધે। અત્યારે આજે આ ચોખંડી વિસ્તાર છે, સિટી પોલીસ વાડી પોલીસ સ્ટેશનની એક્ઝેક્ટ બાજુમાં આ રીતે આગ લાગી અને ફાયર બ્રિગેડના જવાનો ખૂબ સારી। વાડી પોલીસ સ્ટેશન ચોખંડી વિસ્તાર છે, એક જૂનું જર્જર બાંધકામવાળું મકાન છે જેમાં આગ લાગી છે અને એમાં વડોદરા ફાયર બ્રિગેડના કંટ્રોલ રૂમમાં જાણકારી મળતા ગાજરાવાડી ફાયર સ્ટેશન, પાનગેટ ફાયર સ્ટેશન, દાંડિયા બજાર ફાયર સ્ટેશનના કર્મચારી અધિકારીઓ ઘટના સ્થળે આવી ગયા હતા અને આગ કાબૂમાં આવી ગઈ છે। હવે થોડી ઘણી કામગીરી બાકી છે, અંદર બિલ્ડિંગમાં અંદર છે ને ફાયર બ્રિગેડના કર્મચારીઓ કામગીરી કરે। અત્યારે ટોટલ 3 ફાયર એન્જિન છે, સાથે સાથે પાણીના ટેન્કરની જરૂરિયાત છે, તે મુજબ પાણીના ટેન્કર આવી ગયા છે। इस वक्त हम मौजूद है वडोदरा के वाड़ी पुलिस स्टेशन में, जहां पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं एक आग को काबू में लाने की कोशिश की जा रही है। ये आग किस तरह से लगी और इसका कारण क्या था, आइए हम जानते हैं। जहां पर ये आग लगी थी, जिस दुकान में ये आग लगी थी, उसके मालिक से कि आग किस तरह से लगी। आग दुकान पे नहीं लगी थी, उसकी बैक साइड पे दुकान का जो पार्ट नहीं है वहाँ से आग लगनी चालू हुई और उसके बाद अभी तक हमारी दुकान तक तो आग आई नहीं है। जिस प्रॉपर्टी में हम बैठे हैं, जहाँ पे हमारा स्टॉक पड़ा है, वहाँ पे आग लगी नहीं अभी तक। कुछ हमें कुछ नुकसान नहीं हुआ है, पर जो ऊपर की बिल्डिंग है, जो ऊपर का बाग है, वो जो हमारी दुकान का पार्ट नहीं है, उधर आग लग रही है। वो जगह बंद पड़ी है, वो कब से हुआ है। मेन बात क्या है कि लकड़े का कंस्ट्रक्शन है पूरा का पूरा, उसके लिए मेरा गुजरात ट्रेड कॉरपोरेशन है, उस नाम से मेरा शॉप है। मेरा सब कुछ अभी अंदर सेफ पड़ा है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं आ रही है। और फायर ब्रिगेड की तरफ से भी हमें फुल सपोर्ट मिल रहा है, ऑन टाइम आ रहे हैं सब लोग, और एक भाग से नहीं 3 भाग की तरफ से सपोर्ट मिल रहा है। पानीगेट, गाजरावाड़ी और अकोटा ब्रिज वाला सबसे मिल रहा है। कल रात तक उधर कुछ भी नहीं था, मैं अब भी आया हूँ 10 मिनट पहले, और मेरे हिसाब से उधर कुछ इतना लगा नहीं है, शायद वो स्पार्कल कुछ हुआ हो तो हुआ हो। ये जांच की जाएगी, ये तपास का सब्जेक्ट है। अभी तो आग जो है काबू में है। जो यस्टरडे जो आग लगी थी वो वडोदरा फायर ब्रिगेड ने आके बुझा दिया था, और जो बिल्डिंग है वहाँ जो फायर हुआ था तो ऑब्वियसली वहाँ टेम्परेचर होगा, तो वो टेम्परेचर मिलने से हो सकता है कन्वेंशन कंडक्शन का एक जो साइंस है वो लगा हो, तो हो सकता है। गुजरात के वडोदरा में पहली बार विष्णु ऑप्टिकल्स बिगेस्ट और फर्स्ट एवर लग्जरी आई वेयर एग्जीबिशन लेकर आया है, जिसमें आपको प्राडा, बर्बरी, डॉल्चे एंड गबाना, स्वरोस्की, वर्साचे जैसी ब्रांड अवेलेबल है। गुजरात के वडोदरा शहर का विष्णु ऑप्टिकल सालों से ही लोगों की पसंदीदा जगह रहा है। यहाँ पर जो आई वेयर्स हैं वो नेशनली और इंटरनेशनली सारे ब्रांड्स के अवेलेबल हैं, और यहाँ पर जो खास है वो है यहाँ के जो डिज़ाइंस हैं। आप में से कई ऐसे लोग होंगे जिनके लिए जो उनके गॉगल्स होते हैं वो उनके जीवन का अहम हिस्सा होते हैं। अगर आपके भी जीवन का अहम हिस्सा आपके आई वेयर्स हैं तो वेलकम टू सूर्या पैलेस, क्योंकि यहाँ पर विष्णु ऑप्टिकल आपके लिए ढेरों रेंज लेकर आया है आई वेयर्स की। और ये जो एग्जीबिशन है वो 26 और 27 तक ही अवेलेबल है, तो आप जल्दी से जल्दी इधर आकर विजिट करें, क्योंकि यहाँ पर जो आई वेयर के डिजाइन्स हैं, जो ब्रांड्स हैं, वो काफी अच्छे हैं।
और यहाँ पर सुबह से ही जो लोगों की भीड़ यहाँ पर मौजूद है, चलिए हम आपको बताते हैं जो हमारे यहाँ पे जो खरीदार हैं उन्हें ये स्टॉक कैसा लगा। It's amazing. It's very nice. और यहाँ पर जो ब्रांड है वो भी बहुत एक्सक्लूसिव है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? Yeah, the brands are great and the glasses, the options, they are also amazing. Like Prada, they have a lot of better choices, even better than like few of the stores that I have visited, like in India. So like they have good collection, very good collection for Baroda, because usually this much good collection is not there in the city. But today they have like a very good variety of collection in this exhibition. इन मैम ने बताया कि यहाँ के जो कलेक्शन है वो पूरे वडोदरा शहर में आपको कहीं नहीं मिलेंगे, क्योंकि यहाँ का जो ब्रांड आप कहते हैं कि इंटरनेशनली ब्रांड हमें चाहिए, वो बहुत से लोग ऑनलाइन खरीदते हैं, लेकिन अब वो क्वालिटी अब आपको यहाँ पर अवेलेबल है। आपने जो आईवीआर की इतनी सारी वैरायटीज देखी, चलिए अब विष्णु ऑप्टिकल्स के जो ओनर हैं हम उनसे मिलेंगे और आपको बताएंगे कि इस एग्जीबिशन में क्या क्या चीजें खास है। ये एग्जीबिशन में आपको प्राडा, अरमानी, बर्बेरी, वर्साची टॉप ब्रांडेड आईवेयर कलेक्शन मिल जाएंगी। मोर देन 3000 फ्रेम्स एंड सनग्लासेस हमारे ये एग्जीबिशन में है। ये एग्जीबिशन हम लोग ने रखा है सूर्य पैलेस ग्रैंड मर्क्यूरी में 26 आज और कल 27 अक्टूबर 2024 को सुबह 10:30 से लेके रात को 8:30 तक। सर यहाँ पर आपको रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है लोगों का? आप जैसे कि देख पा रहे हैं, इससे अच्छा रिस्पॉन्स हमको आज तक कभी नहीं मिला है। और ये तो वी हैव जस्ट स्टार्टेड, हम लोग सिर्फ शुरू किया है। ओपनिंग इतना अच्छा है तो कितना और 2 दिन है तो शाम तक तो बहुत ही अच्छा रहेगा। सर आपको क्या लगता है, फेस्टिवल सीजन है तो इस चीज का आपको फायदा मिल रहा है? मैडम फेस्टिवल सीजन का हमको फायदा मिले ना मिले, हम ये कलेक्शन जो है ना वो हमने फॉरेन से स्पेशली इंपोर्ट किया है व्यूइंग के लिए। इटाली, फ्रांस, जर्मनी, अलग अलग कंट्रीज से हमने इंपोर्ट किया है। तो जैसे कि हमारे दुकान में आप आएंगे तो आपको अरमानी के 30-40 गॉगल्स और या फिर फ्रेम्स देखने मिलेंगे। अगर आप दुबई जाएंगे अरमानी के शोरूम में तो आपको 100 पीस देखने मिलेंगे। लेकिन ये एग्जीबिशन में हम लोग ने अरमानी के कम से कम 300-400 फ्रेम्स और सनग्लासेस रखे हैं। तो ये वैरायटी आपको कभी भी इतनी सारी एक जगह पे देखने को नहीं मिलेगी। सर हमारे पास एक कस्टमर थी, उन्होंने बोला कि वडोदरा में ऐसी रेंज कहीं नहीं है। यही हमारी खासियत है विष्णु ऑप्टिकल्स की। हमारे वहां पे सनग्लासेस ₹90 से चालू होते हैं और 1.3 लाख तक के हम लोग गॉगल्स रखते हैं। उसी तरह से ग्लासेस में हम लोग ₹100 से चालू होते हैं, अप टू 80,000 के लेंसेस रखते हैं हम लोग। सेम चीजें फ्रेम्स में है, 180 से फ्रेम्स चालू होते हैं एंड गोज अप टू 80,000 रुपीज। तो जो वैरायटी आपको विष्णु ऑप्टिकल्स में और जो प्राइस रेंज के ऑप्शंस विष्णु ऑप्टिकल्स में मिलेंगे वो कहीं और पे नहीं मिलेंगे। आप जैसे कि आपने वीडियो में भी आपने देखा होगा कि यहाँ पे इतना सारा कलेक्शन है, इतना सारा कलेक्शन जब चश्मे के दुकान वाले आउट ऑफ इंडिया जाते हैं चश्मा बाय करने के लिए, वहां पे भी उनको इतनी सारी वैरायटी नहीं मिलती है। इतनी सारी वैरायटी हम लोग डायरेक्ट कस्टमर के लिए लेके आए हैं। सर आप कहाँ से इंपोर्ट करते हैं? हमारा अलग अलग कंपनीज के साथ कोलैबोरेशन है, हम लोग उनसे बाय करते हैं, वो लोग हमको डायरेक्टली सेंड करते हैं। हम लोग डायरेक्टली इंपोर्ट नहीं करते, लेकिन वो कंपनी की ऑफिस वडोदरा इंडिया में है, जैसे कि प्राडा की है, अरमानी की है, वर्साची की, उन लोग की ऑफिस हम लोग उनको ऑफिस से कनेक्ट करते हैं।
तो ये जो एग्जीबिशन लगा हुआ है ये केवल 26 और 27 तक ही है। ये फेस्टिवल सीजन है। फेस्टिवल सीजन में हर किसी को नई नई चीज़ें पसंद होती हैं। अगर आपको भी अपने आई वेयर्स चेंज करना हो या फिर कुछ नया ट्राई करना हो तो इस एग्जीबिशन में एक बार जरूर। भूत आत्मा पिशाच जिन पर बनाई गई गुजराती फिल्म दैत्य 25 अक्टूबर को रिलीज हुई है, जिसका वडोदरा में प्रमोशन किया गया। गुजराती फिल्मों का युग अब बदल गया है। गुजराती फिल्में भी अब अलग अलग कंटेंट के साथ बन रही है। भूत आत्मा पिशाच जिन ये सब हम फिल्मों में सुनते या देखते आए हैं, लेकिन पहली बार 25 अक्टूबर को रिलीज हुई रिपल शाह V4U एंटरटेनमेंट निर्मित गुजराती भाषा की फिल्म दैत्य में भी ये सब कुछ शामिल किया गया है। दैत्य फिल्म की कहानी पौराणिक काल में दानवों को मिले आशीर्वाद के ऊपर आधारित है, जिसकी वजह से आदिवासी जाति की और उसकी रक्षक वासुकी देवी और आज की शहर की मॉडर्न लड़की मीरा, जो इसमें बिल्कुल विश्वास नहीं करती है, इन सारी कड़ियों को जोड़ा गया है। फिल्म के लेखक और निर्देशक मितुल गुप्ते की फिल्म पर काफी पकड़ दिखाई पड़ रही है। फिल्म के कलाकार रूबी ठक्कर, अनुराधा, रुद्रप्रिया, मीर हनीफ, किन्नरी पंचाल, विवेक बोज और मेघ गुप्ते ने भी काफी मेहनत की है। ये सत्य घटना यानी वन टाइप ऑफ दंत कथा बोल सकते हैं, लाइक हॉरर टाइप यानी भूत प्रेत वाला जो R.D. बर्मन सब बनाते थे वैसा कोई फिल्म नहीं है। ये दंत कथा पे आधारित है। जो पुराने अपने जो काफ़ी ऐसे नियम थे जो हमारे पूरा पेरेंट्स बोलते थे कि ये करना है, ये नहीं करना, ये करेंगे तो ये होता है, उस पर बेसिकली एक नया ट्राई हम लोगों ने गुजराती में किया है। अभी तक गुजराती में ऐसी नहीं आई है कहानी कोई भी। अभी तक ट्रेलर है, टीज़र है, काफ़ी दर्शकों ने इसको पसंद किया है। आज पहला दिन था, आज हम लोगों ने लॉन्च पूरे गुजरात में 35 थिएटर में लॉन्च किया है और काफ़ी अच्छा बुकिंग हमको देखने को मिल रहा है। यानी लगता है कि भाई जो व्यूअर्स है ये स्टोरी को हमेशा यानी लाइक करेंगे वो। हाँ, ये गुजरात के अंदर दाहोद और जो गोधरा है, गोधरा के बीच में विछिया गांव है। विछिया गांव मेन हाईवे से 7 किलोमीटर अंदर है। वो गांव में एक पुराना एक घर में हम लोग ने किया था शूटिंग, और वो शूटिंग वो गांव भी आप देखें तो रियल हॉन्टेड प्लेस है। एक्चुअली क्या है ना, मुझे इस तरह के सब्जेक्ट, इस तरह की फिल्म और स्टोरीज ये मुझे बहुत पसंद है। जैसे कि हमारी पुरानी दंत कथाएं रहती है, काल्पनिक कथाएं रहती है, हमारी पुरानी जो ग्रंथों में लिखी हुई कथाएं है, ये अच्छी लगती है मुझे पढ़नी। मैं ऐसी फिल्में भी देखता हूँ, बट जब गुजराती में देखता हूँ ना, तो गुजराती में अभी तक मुझे ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। जबकि हमारे गुजराती में भी इंटीरियर में ऐसी बहुत सी स्टोरीज है, बहुत सी कथाएं हैं, तो उसको भी अगर हम फिल्म के रूप में प्रेजेंट करेंगे तो हमारी ऑडियंस जो है वो भी वो देखना चाहती है इस चीज़ को। सो मैंने सोचा कि एक ट्राई करते हैं ना, कुछ नया एक्सपेरिमेंट करते हैं गुजराती में जो लोगों को पसंद आए। मुझे स्क्रिप्टिंग करने में ऑलमोस्ट टाइम लगा थोड़ा सा, मतलब ऑलमोस्ट 3-4 मंथ मेरा तो स्क्रिप्टिंग में गया, थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग। लेकिन मेरा एक आदत है, मैं स्क्रिप्टिंग करते टाइम हमेशा जो कैरेक्टर लिखता हूँ तो मैं इमेजिन करता हूँ कि वो कैरेक्टर में कौन सा एक्टर बैठेगा, कौन सा नहीं बैठेगा। तो ये करते करते जैसे कि मैं मीरा का कैरेक्टर लिख रहा हूँ तो आई वॉज फाइंडिंग लाइक कि कहाँ मिलेगी इस तरह से। फिर दूसरा कैरेक्टर, तो कुछ एक्टर्स मेरे दिमाग में आते गए कि ये एक्टर ये उनको कोऑर्डिनेट किया। फिर अब उनको वो एक्टर्स अलग है और मेरे कैरेक्टर अलग है, उनका नेचर अलग है, तो उनको मर्ज करने के लिए फिर मैंने एक वर्कशॉप किया। महीना 1.5 महीना हमारा वर्कशॉप चला। एक्टर्स आते थे और रोज वो लोग प्रैक्टिस करते थे कि वो अपने आप को वो कैरेक्टर में कैसे ढाल लें। अब ये है छोटा बच्चा मेघ गुप्ते। बेसिकली मुझे दैत्य का एक स्वरूप दिखाना था जो कहीं पर भी आता है, जब बीच में आता है। अब दैत्य जो है मेरा, वो तो मेन विलन है, मतलब जो मेन विलन नहीं बोल सकते, मेन कैरेक्टर है कि जो कभी भी कहीं पर भी आता है जब। लेकिन उसको मैं रेफरेंस में लेना चाहता था, उसको मैं पहले दिखाना नहीं चाहता था। तो उसका रेफरेंस या वो दैत्य का कैसे दिखा सकता हूँ, तो वो मासूम बच्चा ज़्यादा बेटर इसलिए रहता है कि जब ऐसी चीज़ें आती है ना तो वो छल करती है, कपट करती है। तो वो कपट मतलब कि एक मासूम बच्चे के रूप में जब आती है तो आप एकदम से ये हो जाते हो, पिघल जाते हो, और तब वो आप पे हावी होती है। मेरे इसमें डायलॉग है नहीं, इसमें मैं 2-3 बार ही आया हूँ, पर सिर्फ डायलॉग नहीं है मेरे, वो देखने के लिए कि क्या हो रहा है उधर। यानी भूत के लिए, हाँ, देखने के लिए। हाँ, मैं भूती हूँ, मतलब आप भूती बने हो। हाँ, मतलब देखने के लिए कि क्या हो रहा है उधर। और दैत्य फिल्म में मेरा जो कैरेक्टर है उसका नाम है लाली। लाली एक ऐसे इंसान है जो एक एक्सट्रीम पॉजिटिविटी और एक्सट्रीम नेगेटिविटी के बीच का जो एक समन्वय होता है, उसका एक मतलब एक जो परफेक्ट बैलेंस बोलते हैं वैसा वाला कैरेक्टर है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, एकदम बैलेंस दोनों के बीच वाला। गुजरात के अंदर, दाहोद के अंदर जो शूट हुआ, हाँ, तो वहाँ पे आपने कहानियाँ सुनी हुई थी या पहली बार आपने फिल्म में देखा?
नहीं नहीं बिल्कुल, ये सारी कहानियाँ ऐसी है जो हम बचपन से सुनते आए हैं। हम दंत कहानियाँ जिनको बोलते हैं या स्टोरी टेलिंग जो हम कहते हैं, हमारी दादियों ने तो हमको कहानियाँ बताई ही बताई है। तो वो कहानियाँ तो सुनी हुई थी, लेकिन जब फिल्म का शूट चल रहा था उस वक्त भी ऐसा होता था कि वहाँ के जो लोग हैं, क्योंकि हमारा जो फिल्म का सब्जेक्ट है वो भी बहुत अलग था, तो वहाँ के जो लोग हैं वो भी आकर हमको बताते हैं अच्छा इस गांव में ऐसा भी कभी हुआ था, ये भी हुआ था और वो सब, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग था ऑफ कोर्स। दैत्य फिल्म में मेरा नील नाम का कैरेक्टर है जो एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर है, और हमारी जो मीरा है, अनुराधा रुद्रप्रिया जिसने ये रोल किया है, उसका मैं पार्टनर हूँ। तो मैं यही कह सकता हूँ कि हमारे आसपास बहुत सारी घटनाएं घटती है जो दिखाई देती है, नहीं दिखाई देती, और काफ़ी लोग उसमें विश्वास करते हैं, विश्वास नहीं करते। तो नील एक ऐसा कैरेक्टर है जिसको विश्वास नहीं है उन सब चीज़ों में, जो घटनाएं दिखाई नहीं देती, जो दिखता है उसी पे वो विश्वास करता है, और उसी में उसके साथ एक घटना हो जाती है। वो क्या होती है वो आप मूवी देखेंगे तो वो ज़्यादा उसमें रोमांच आएगा। सही में एक्चुअली मैं तो वही कहूँगा कि मूवी देखेंगे तो वही ज़्यादा अच्छा रहेगा, मूवी में भूत है या नहीं है। और ये क्या है कि पर्सनली मैं बोलूँ तो वो बहुत ही अपना अपना विश्वास अलग हो सकता है। बहुत ही रोमांचक रोल था। एक शहर की लड़की है जिसका नाम मीरा है, जो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर है, और जिसको भूत प्रेत में, बिकॉज जाहिर सी बात है कि वो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर है, इसलिए वो इन सभी चीज़ों में भरोसा नहीं रखती है। तो उसका कैरेक्टर यही है कि वो जाकर के जो भी इस तरह के मिथ्स हैं, जो भी इस तरह की स्टोरीज़ हैं, उनको वो गलत साबित करती हैं और कोशिश करती हैं कि लोगों के सामने उसके पीछे की जो सच्चाइयाँ हैं, क्योंकि कई बार प्रॉपर्टीज़ को लोगों से दूर रखने के लिए लोग इस तरह के पैंतरे आजमाते हैं। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा बहुत आपको देखने में मिलेगा फिल्म में। पर ऐसा होता है कि वो एक आदिवासी गांव में पहुंच जाती है और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें उनके साथ होती हैं, उनके अंदर होती हैं, जो उनका जो मतलब उनके जो विचार हैं, उनका जो विश्वास है, उनको थोड़ा सा हिला कर रख देते हैं। तो वो काफ़ी रोमांचक है, एक रहस्य है जो आपको फिल्म में देखने को मिलेगा। हम लोग एक रीचिया, हमारे जो साथ में जो कलाकार हैं उन्होंने भी बताया होगा, पंचमहाल में एक कालोल के पास में रीचिया नाम का एक गांव है, हम वहाँ पे शूटिंग कर रहे थे। उस दौरान काफ़ी इंटीरियर में है जगह, तो वहाँ पे लोग थे ऐसे जहाँ पे वो लोग डायन, चुड़ैल, इन सारी चीज़ों में भरोसा करते थे। यहाँ तक कि हम जब शूटिंग के दौरान हमें कई बार उन्होंने आकर के कहा कि इस तरह से नहीं, इस तरह से कीजिए। तो ये सारी चीज़ें होती थीं और किस्से भी सुनने को मिलते थे। लोग आके बताते थे कि आपको एक डायन का घर है, उसके घर जाना है, मैं जानता हूँ सबका घर। तो इस तरह के किस्से होते थे। तो मैं तो पर्सनली इन सब चीज़ों में नहीं भरोसा करती हूँ। गुजरात की कला नगरी वडोदरा में परंपरा रंगोली कलाकार ग्रुप द्वारा दिवाली के उपलक्ष्य में इस वर्ष भी रंगोली एग्जीबिशन आयोजित किया गया है। दिवाली के त्योहार में घर के आंगन में रंगोली सजाने की पुरानी परंपरा है, जो करीब 10,000 साल पुरानी होने की मान्यता है। भारत में रंगोली का इतिहास खूब प्रसिद्ध है और माना जाता है कि रामायण काल से शबरी भगवान राम उनके घर पर आए, इसलिए रोज अपने आंगन में फूलों की रंगोली करती थी और तब से रंगोली की परंपरा शुरू हुई होगी, ऐसा माना जाता है। इस प्राचीन परंपरा को वडोदरा के रंगोली आर्टिस्ट सालों साल तरोताजा रखते आए हैं। इसी के तहत वडोदरा के प्रसिद्ध कलाकार संकेत जोशी द्वारा हर वर्ष दिवाली के समय में रंगोली प्रदर्शनी का आयोजन होता है। परंपरा रंगोली ग्रुप द्वारा इस वर्ष भी रंगोली एग्जीबिशन का आयोजन किया गया है, जो 3 नवंबर तक जारी रहेगा, जिसमें अलग अलग रंगोली को ऐसे बनाया गया है जैसे वो बिल्कुल जीवंत हो। અમારા ગ્રુપનો 14મું પ્રદર્શન છે વડોદરા ખાતે। દર વર્ષે અમે રંગોળી પ્રદર્શન કરીએ છીએ। અમારી વિશેષતા એ છે કે એવા જે લોકો છે જે ઘરમાં રંગોળી બનાવે છે, એમનું બેકગ્રાઉન્ડ ફાઇન આર્ટ્સનું નથી, શોખ ખાતર બનાવે છે, એવા લોકોને એક પ્લેટફોર્મ પૂરું પાડવાનું અને નવા છોકરાઓને તૈયાર કરવામાં અમારે વધારે અમારો મોટો એ છે। ને આ વર્ષે અમારા પાસે લગભગ 12 થી 14 આર્ટિસ્ટ છે અને 10 રંગોળી અમે કરેલી છે। સયાજી વિહાર ક્લબ ખાતે આપણે એક્ઝિબિશનનું કાલથી એટલે તારીખ 26 પ્રારંભ થશે, 3 તારીખે પૂરું થશે। રંગોળી મેસેજ એવો આપવામાં છે, લોકો રંગોળી જોવા આવતા નથી। ઘણા લોકો આવે છે, ટિકિટ દર 10 રૂપિયા 20 રાખીને પછી એવું કે 20 રૂપિયા શું જોવાનું,
હવે 20 રંગોળી કે 10 રંગોળી પર તમે કરતા હો તો 2 રૂપિયાની એક રંગોળી થાય, આપણે મોલમાં જઈને 20 રૂપિયાની બોટલ ફેંકી દેતા હોય છે. ને આ એક કલાકાર કે સતત 5 દિવસથી આ ગરમીમાં મહેનત કરે છે, તો તમે લોકો જોવા આવજો ને અમારા પ્રદર્શનને તમે ભાવો માણો. ને અમારે એવું ઈચ્છા છે કે તમે જો કે અમે કેટલી મહેનત કરીએ છીએ, પૈસાનો વિચાર ના કરતા. છેલ્લા 5-6 વર્ષથી પરંપરા રંગોળી કલાકાર ગ્રુપમાં હું કામ કરું છું. આ ગ્રુપની સૌથી મોટી ખાસિયત એ છે કે અહીંયા બધા જ નવા આર્ટિસ્ટો હોય છે. અહીંયા છે ને જેણે પણ કામ નથી કરેલું રંગોળીનું અને એને આ સર પ્લેટફોર્મ આપી રહ્યા છે. સો એની માટે હું ખૂબ ખૂબ આભારી છું સરની કે સરે આ પ્લેટફોર્મ ઊભું કર્યું. મારી આ વર્ષની રંગોળી છે આદ્ય શક્તિ. નારી એટલે એક આદ્ય શક્તિનું રૂપ જ હોય છે જે ઘણા બધા કાર્યો કરે છે. બધી જ જગ્યાએ નારી પોતાનું વર્ચસ્વ હવે આગળ વધારી રહી છે. હું એ જ બેસ પર હું आद्य शक्ति रंगोली लिखी है। और अब देखते हैं भावनगर से जुड़े समाचार। भावनगर महानगर पालिका में स्टैंडिंग कमेटी की बैठक आयोजित की गई, जिसमें कई विकास कार्यों को प्रस्ताव के लिए रखा गया। उनमें से 42 प्रस्ताव सर्वसम्मति से मंजूर किए गए हैं, जिसमें अलग अलग विकास कार्य शामिल है। भावनगर महानगर पालिका ने स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग आज स्टैंडिंग कमेटी हॉल में मળી હતી, જેમાં 42 મુદ્દાઓ સાથે ઠરાવ કરવામાં આવ્યો છે। સર્વાનુમતે 42 તુમારને બહાલી આપવામાં આવી છે। 56.55 કરોડના વિકાસલક્ષી કામોને બહાલી આપવામાં આવી છે। ભાવનગર જે રીતે વિકસી રહ્યું છે, વિસ્તરી રહ્યું છે, એની અંદર ભાવનગરની પાયાની સુવિધાઓ વધારે મજબૂત કરવા માટે થઈને, વરસાદી પાણીના નિકાલ માટે થઈને અને વિવિધ રોડ રસ્તા તેમજ પાયાનું શિક્ષણ મળી રહે એવા હેતુ સાથે આંગણવાડી, સ્માર્ટ આંગણવાડી અને ભાવનગરની સુંદરતામાં વધારો થાય એના માટે થઈને 3 ઝોનની અંદર કલ્ચર બનાવી અને મૂકવા માટેનું મંજૂરી આપવામાં આવી છે। ભાવનગરના સર્વાંગી વિકાસ માટે ભારતીય જનતા પાર્ટીનું શાસન કાયમ માટે કામ કરી રહ્યું છે। આગામી દિવસોમાં હજી પણ ભાવનગરનું ફલક વિસ્તરી રહ્યું છે, ત્યારે વિવિધ પરામર્શો દ્વારા આગામી દિવસોમાં અનેકવિધ કાર્યો થવાના છે। વિકાસલક્ષી ગ્રાન્ટ આદરણીય ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલના નેતૃત્વમાં જ્યારે મળી રહી છે, ત્યારે ભાવનગર મહાનગર એક મહાનગરના દરજ્જાને શોભે એવી રીતના કામો ભાવનગરની અંદર થઈ રહ્યા છે। સાથે અધ્યક્ષ સ્થાનેથી એક મુદ્દો લેવામાં આવ્યો હતો, જેમાં સેન્ટ્રલ સોલ્ટ દ્વારા કેન્દ્ર સરકારની ગ્રાન્ટમાંથી જે ગટરનું પાણી જે જતું હોય છે એની ઉપર એક રિસર્ચ માટે પ્રોજેક્ટ કરી રહ્યું છે। એને પ્રોજેક્ટ માટે થઈને 2 વર્ષ માટે જમીન માંગણી મૂકી હતી, જે મંજૂરી આપવામાં આવી છે અને આગામી દિવસોમાં એ પ્રોજેક્ટ દ્વારા ભાવનગરને પણ ફાયદો થવાનો છે। તો આ તમામ બાબતોને ધ્યાનમાં રાખી અને આગામી દિવસોમાં રોડના પેચવર્કનું કામ ઝડપથી થાય અને લોકોને મુશ્કેલી ન પડે એના માટેની તંત્રને સૂચનાઓ આપવામાં આવી છે। આપના માધ્યમથી આગામી દિવસોમાં જ્યારે દીપાવલી પર્વ આવી રહ્યું છે, નૂતન વર્ષ આવી રહ્યું છે, ત્યારે આપના માધ્યમથી હું ભાવનગરના નગરજનોને શુભેચ્છા પાઠવું છું। આપણે સૌ સાથે મળીને ભાવનગરના વિકાસ માટે કટિબદ્ધ બનીએ, સ્વચ્છ ભાવનગર બનાવીએ અને ધબકતું ભાવનગર બનાવીએ એવી આશા સાથે સ્ટેન્डिंग कमेटी पूर्ण કરવામાં આવી હતી। भावनगर में जीएसटी विभाग द्वारा पटाखे के व्यापारियों के वहां सर्च ऑपरेशन किया गया। भावनगर के नीलमबाग चौक में श्रीजी पटाखे और जीतू पटाखे के स्टोर पर जीएसटी विभाग की जांच देखने मिली। दिवाली में बड़े पैमाने पर पटाखे की बिक्री होती है, जिसमें जीएसटी की चोरी होने की आशंका के मामले ये सर्च ऑपरेशन किया गया। भावनगर के आमला में 2.5 साल पहले घटी हत्या मामले कोर्ट ने एक आरोपी को आजीवन कैद और अन्य 2 आरोपियों को 7 साल की सजा की है। 2.5 साल पहले शादी मामले 2 परिवार के बीच मारपीट हुई थी, जिसमें आरोपी किशन चौहान को उम्र कैद और 10,000 का दंड किया गया है। वहीं मुकेश चौहान और विमल चौहान को 7 साल की सजा और दंड किया गया है। वीएनएमजीबी पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। बने रहिए हमारे साथ।
એસી જોઈએ કે રેફ્રિજરેટર, વોશિંગ મશીન જોઈએ કે એલઈડી ટીવી, બધું જ એક જ છત નીચે જો બેસ્ટ ઓફર્સ અને બેસ્ટ સર્વિસીસ સાથે જોઈતું હોય તો આવો હિમાંશુ સેલ્સ. વિઝિટ હિમાંશુ સેલ્સ, હાઉસ ઓફ એસી, ઇલેક્ટ્રોનિક્સ એન્ડ હોમ અપ્લાયન્સીસ, વડોદરા, સુરત, હાલોલ અને લુણાવાડા. ઓર કોલ 9825311157. हमें लड़की पसंद है। कुंडली भी मिलती है भैया, काफी हॉट है। कोने कोने में हवा नहीं पहुंच रही? स्विच टू RR सिग्नेचर ब्रॉडवे फैंस विद कर्व प्लेट्स जो हवा पहुंचाए कोने कोने में. फीलिंग लाइक अ वाव। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात. વેલકમ ટુ કોર્ટયાર્ડ પેલેડિયમ 3 BHK લાર્જ સાઇઝ અપાર્ટમેન્ટ્સ જ્યાં તમને મળશે એક ગ્રેન્ડ લિવિંગ રૂમ વિથ એન અમેઝિંગ વ્યૂ સાથે એક કમ્ફર્ટેબલ ડાઇનિંગ એરિયા, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો બેડરૂમ with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing, so grand and so beautiful. Best વાત આ apartments ની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે walk through balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit. दिवाली का त्योहार नजदीक है और त्योहार में यात्रियों को दिक्कत ना हो, इस आशय के साथ बस और ट्रेन सुविधा में बढ़ोतरी की गई है। दिवाली के त्योहार में बस और ट्रेन में नागरिकों की आवाजाही बढ़ जाती है। ऐसे में यात्रियों की सुविधा के लिए वडोदरा ST डिपो से आवाजाही के लिए 30 एक्स्ट्रा बसें चलाई जा रही हैं, जो पंचमहाल, दाहोद, अहमदाबाद, राजकोट और सौराष्ट्र रूट पर चलाई जाएगी। दर वर्षની માફક આ વખતે પણ વડોદરા વિભાગ ST વિભાગે દિવાળીના તહેવારો દરમિયાન જે મુસાફરો પોતાના માદરે વતન જતા હોય છે એના માટે એક્સ્ટ્રા બસોનું આયોજન કરેલ છે. તારીખ 25 તારીખ એટલે આજથી 25 તારીખથી જ અમે લોકોએ 30 બસથી લગાવી અને મહત્તમ 90 બસ જેટલી સ્પેર બસો અમે વડોદરા બસ સ્ટેશન ખાતે રાખી છે અને જનરલી પંચમહાલ, દાહોદ, ઝાલોદ, અમદાવાદ અને સૌરાષ્ટ્ર તરફનું જે એક્સ્ટ્રા ટ્રાફિક થતું હોય છે દર વર્ષે એ માટે બસો એક્સ્ટ્રા બસોનું આયોજન કરેલ છે। वडोदरा रेलवे स्टेशन से भी यात्रियों की सुविधा के लिए अतिरिक्त ट्रेन चलाई जा रही हैं और कई ट्रेन के प्लेटफॉर्म में बदलाव भी किया गया है। पश्चिम रेलवे द्वारा यात्रियों का अतिरिक्त दबाव को देखते हुए विशेष प्रबंध किए गए हैं ताकि यात्री आराम से अपनी यात्रा कर सके। वडोदरा स्टेशन पर जो अहमदाबाद बरौनी एक्सप्रेस है वो प्लेटफॉर्म 2 के बजाय प्लेटफॉर्म 1 पर लेने का निर्णय लिया गया है। इसी प्रकार बांद्रा टर्मिनस से बरौनी के बीच जो अवध एक्सप्रेस है वो इस फेस्टिवल सीजन के दौरान प्लेटफॉर्म नंबर 6 से चलेगी।
यात्रियों से यही अनुरोध है कि जो ट्रेनों से यात्रा करना चाहते हैं वो उन उपरोक्त जो प्लेटफॉर्म रेलवे ने निर्धारित किए हैं सीधे उसी प्लेटफॉर्म पर पहुंचे, ताकि अन्य प्लेटफॉर्म पर उनको ज़्यादा रश का सामना नहीं करना पड़े। गुजरात के राजकोट में 5 5 स्टार होटल समेत की 10 होटल को बम से उड़ाने की धमकी मिलने पर हड़कंप मच गया है। देश भर में इन दिनों बम ब्लास्ट की धमकियां रोजाना मिलती जा रही हैं। अब तक सैकड़ों फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी मिल चुकी है, जिसके बाद राजकोट की 5 स्टार होटल समेत की 10 होटल को बम से उड़ाने की धमकी देता हुआ मेल मिला है। राजकोट की जानी मानी इंपीरियल पैलेस, सयाजी होटल, सीजन्स होटल, होटल ग्रैंड रीजेंसी समेत की होटल को एक साथ मेल मिला है। इन होटल में क्रिकेटर से लेकर नेता अभिनेता हर कोई स्टे करता है। ऐसे में त्योहारों के मौके पर इस तरह का ईमेल मिलने पर पुलिस भी सख्ते में आ गई है। पुलिस द्वारा सभी होटलों में जांच की गई। इस ईमेल में लिखा गया था कि I placed bombs in every location of your hotel. The bombs will go off in a few years. Many innocent lives will be lost. Today, hurry up and evacuate the hotel. ताजुब की बात यह है कि सभी होटल को एक साथ मेल किया गया है। ऐसे में पुलिस का भी पसीना छूट गया, लेकिन पुलिस की जांच में कोई होटल से किसी भी तरह की संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुई है, जिससे पुलिस ने और होटल मालिकों ने राहत की सांस ली है। अमोने 12:45 अमने मेल मळेलो अमारा बाबाना मेल आईडी ઉપર અને તરત જ અમને ઈ મેલ મળ્યો બોમ્બ ઇન ધ હોટલ એવો કરીને મેલ હતો। તરત જ અમે ડિપાર્ટમેન્ટને જાણ કરી, તરત ડિપાર્ટમેન્ટ વાળા આવી ગયા, તપાસો ચાલુ થઈ ગઈ અને અત્યારે બધી હોટલમાં તપાસો કર્યા પછી સાહેબો એવું કીધું કે હવે તમે પાછા કાર્યરત થઈ જાઓ, જેથી એ લોકોએ બધી કાર્યવાહી પૂર્ણ કરેલી। એ અમને ખબર નથી, એ ખ્યાલ નથી આવતો। ઉપર કઈ એ લોકોની તપાસ ચાલુ છે એ બાબતે। એ કંઈક ઉપર કે ઉપરથી કંઈક સ્ટાર્ટ થતું હતું, એનું નામ એ અમે ડિપાર્ટમેન્ટને જાણ કરેલી છે અને એ લોકો એની તપાસ કરે છે। ના, અત્યારે કઈ મળ્યું નથી, પોલીસ બધું ચેક કરી ગયા છે અને આખી હોટલ તપાસી લીધી છે। गुजरात के राजकोट में एक घिनौना किस्सा सामने आया है, जिसमें 92 साल के बुजुर्ग ने 4 साल की मासूम के साथ शारीरिक छेड़खानी की। राजकोट के रेल नगर में नवल शंकर देसाई नामक 92 वर्ष के बुजुर्ग पर प्रद्युमन नगर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है, जिसमें मासूम बच्ची के साथ बलात्कार और उसके साथ शारीरिक छेड़खानी किए जाने का मामला सामने आया है, जो सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुआ है। आरोपी पर कार्यवाही करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कानूनी कार्यवाही की है। પ્રનગર પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં ગઈકાલે એક નાની બાળકી સાથે છેડતીનો બનાવ બનેલ, જેમાં હકીકત એવી હતી કે 4 વર્ષની એક બાળકી પોતાના બિલ્ડિંગના કમ્પાઉન્ડમાં રમતી હતી। ત્યાં એમના જ પડોશમાં રહેતા એક 92 વર્ષના વ્યક્તિએ એમના ગુપ્ત ભાગે અડપલા કરી હાથ ફેરવી એમની જાતીય સતામણી કરેલ। તો આરોપી વિરુદ્ધ BNS કલમ 75 અને પોક્સો એક્ટ હેઠળ ગુનો દાખલ કરવામાં આવેલ છે અને આરોપીની ધરપકડ કરવામાં આવેલ છે અને ગુનાની ગંભીરતાને ધ્યાને લઈ પ્રનગર પોલીસ દ્વારા 3 या 4 દિવસના ટૂંકા ગાળામાં જ એમના આરોપીના વિરુદ્ધ ચાર્જશીટ કરવામાં આવશે। આ તમામ બાબત જે છે સીસીટીવી ઘટનામાં સીસીટીવી કેમેરામાં કેદ થઈ છે, તો સીસીટીવી કેમેરા કબજામાં લેવામાં આવેલ છે। વ્યક્તિની ઉંમર 92 વર્ષ છે અને ભોગ બનનારની ઉંમર 4 વર્ષ છે। गुजरात के मेहसाणा के खेरवा की गणपत यूनिवर्सिटी में उद्योग मंत्री बलवंत सिंह राजपूत की अध्यक्षता में विकसित मेहसाणा कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। मेहसाणा जिला प्रशासन और पश्चिम रेलवे अहमदाबाद के संयुक्त तत्वाधान से उद्योग मंत्री बलवंत सिंह राजपूत की अध्यक्षता में गणपत यूनिवर्सिटी खेरवा में विकसित मेहसाणा पर कॉन्क्लेव आयोजित किया गया, जिसमें मेहसाणा के इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर चर्चा की गई। मेहसाणा में अलग अलग उद्योगों और अन्य क्षेत्रों को भी बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। कॉन्क्लेव में विकसित मेहसाणा प्रोग्राम पर डिविजनल पश्चिम रेलवे के कमर्शियल मैनेजर अन्नू त्यागी ने जानकारी दी। कार्यक्रम में वेस्टर्न रेलवे अहमदाबाद DRM सुधीर कुमार शर्मा, जिला कलेक्टर M नागराजन, सांसद हरि पटेल समेत के अग्रणी मौजूद रहे। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्रभाई मोदी साहेबे 2047 સુધીનો મેપ બનાવ્યો છે અને 25 વર્ષ ભારત કેવી રીતે આગળ વધે, આત્મનિર્ભર કેવી રીતે બને, એ પ્રકારની વ્યવસ્થા ભારત સરકારે કરી છે। ગુજરાત પહેલું એવું રાજ્ય છે, ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ સાહેબે પણ 2047 સુધીનો મેપ તૈયાર થઈ ગયો છે અને વ્યવસ્થાના ભાગરૂપે આજે મહેસાણાની અંદર પણ મહેસાણા પાછળ ના રહે એ પ્રકારની વ્યવસ્થા મહેસાણાના અધિકારીશ્રીઓ અને પદાધિકારીશ્રીઓ બધા ભેગા થઈને કરી છે। ઇન્ડિયન રેલવેઝ અમદાવાદ ડિવિઝન સાથે આ સંયુક્ત આયોજન છે। જિલ્લા વહીવટી તંત્રનો પ્રયાસ છે કે
ભૌગોલિક વિકાસ સાથે સાથે ઔદ્યોગિક વિકાસ, એમાં કૃષિ પ્રધાન આ જિલ્લો ડેરી, એગ્રીકલ્ચર અને ફૂડ પ્રોસેસિંગ સેક્ટરમાં કેવી રીતે આગળ વધે અને ભારત સરકારના અને ગુજરાત સરકારના જેટલા પણ પ્રોજેક્ટો છે એનું લાભ સ્થાનિક ઉદ્યોગકારો કઈ રીતે મેળવી શકે છે એનું ચર્ચા વિચારણા અને આ પ્રોજેક્ટમાં શું આયામો છે અને એમાં વિકાસમાં આવતા 10-15 વર્ષમાં મહેસાણા માટે શું તકો ઊભી થઈ રહી છે અને MSME અને GIDCના ઉદ્યોગકારો એમાં કેમ લાભ લઈ શકે છે એની પણ વાત થવાની છે. ફૂડ પ્રોસેસિંગ એગ્રીકલ્ચરમાં ઇનોવેશન કઈ રીતે લાવી શકે છે અને મોટા કંપનીઓ છે બહાર બોમ્બે, દિલ્હીમાં કામ કરી રહ્યા છે અથવા વિશ્વમાં પણ કામ કરી રહ્યા છે, એ લોકો મહેસાણામાં પણ પોતાનું પ્રોજેક્ટ મૂકે એના માટે એ લોકોને પણ બોલાવવામાં આવે છે. ઇઝ ઓફ ડુઈંગ બિઝનેસ અને ગુજરાત સરકારનું નેમ ઔદ્યોગિક વિકાસ, એમાં યુવાનોને નોકરીનું તક, એના માટે આજની વાત વિકસિત મહેસાણા કાર્યક્રમમાં અને આખા દિવસનું કોન્ફરન્સમાં થવા જઈ રહ્યું છે. वडोदरा के 4 दरवाजा इलाके में इन दिनों दिवाली की भीड़ भाड़ देखने मिल रही है और इसी बीच यहां एक दुकान में आग लग जाने से भगदड़ मच गई। दीपावली के अवसर पर इस बार प्रदेश को कई बड़ी सौगातें मिलने वाली है। मध्य प्रदेश के मंदसौर में धनतेरस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वास्थ्य क्षेत्र में 3 मेडिकल कॉलेज और 5 नर्सिंग कॉलेज का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। धनवंतरि दिवस के अवसर पर मिलने वाली इस सौगातों में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव विशेष रूप से शिरकत करेंगे। प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम को लेकर सभी जिलों में तैयारियां शुरू कर दी गई है। मंदसौर में भी मेडिकल कॉलेज परिसर में तैयारियां देखी जा रही है। जिला प्रशासन द्वारा तैयारियों को लेकर देर रात तक यहां मैराथन मीटिंग कर सभी तरह की तैयारियों को अंजाम दिया जा रहा है। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल, मंदसौर जिले के प्रभारी निर्मला भूरिया समेत के कई मंत्रीगण, सांसदगण, विधायक और अन्य जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे, जिस पर मंदसौर कलेक्टर अदिति गर्ग ने जानकारी दी। 30 तारीख को वर्चुअल लोकार्पण और उद्घाटन होने वाला है मंदसौर जिले के साथ साथ अन्य जिलों के मेडिकल कॉलेज और 5 नर्सिंग कॉलेजेस का, जिसमें से 1 मेडिकल कॉलेज और 1 नर्सिंग कॉलेज मंदसौर में भी है। ये वर्चुअल उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किया जाएगा। इसके तत्पश्चात माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 2 बड़े कार्यक्रम मंदसौर जिले में किए जाएंगे, जिसमें एक है CM किसान सम्मान निधि की द्वितीय किश्त का वितरण और दूसरा है जो उस दिन 29 तारीख को नेशनल आयुर्वेद दिवस होता है, राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस, तो उस कार्यक्रम का भी स्थानीय कार्यक्रम यहाँ से CM माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ से। छत्तीसगढ़ की गोरेला पेंचा मरवाही में वार्ड नंबर 13 की गंभीर समस्याओं को लेकर स्थानीय नागरिकों ने नाराजगी व्यक्त की। छत्तीसगढ़ की पेंचा नगर पालिका के वार्ड 13 में स्थानीय नागरिक समस्याओं से परेशान हो रहे हैं। यहाँ नालियों की समय समय पर सफाई नहीं होने से लोग परेशान हैं। प्रधानमंत्री आवास भी यहाँ के लोगों को नहीं मिले हैं। यहाँ के लोग बूंद बूंद पानी के लिए भी तरस रहे हैं, लेकिन कोई जनप्रतिनिधि इस पर ध्यान नहीं दे रहा है, जिससे स्थानीय नागरिकों में रोष देखने मिल रहा है। देखिए, यहाँ की मूलभूत समस्या जो सबसे बड़ी समस्या है, ये पूरा जो आबादी का इलाका है, ये बड़े घास का जंगल है। बड़े घास के जंगल होने से सभी लोगों के आवास नहीं मिल पा रहे हैं और जो प्राथमिक इनकी मूलभूत आवश्यकताओं की जो चीजें हैं उससे ये लोग बहुत वंचित हैं। यहाँ पर पानी एकमात्र हैंडपंप है। एक हैंडपंप होने से इनका निस्तार नहीं हो पाता है। यहाँ पे पानी का जमाव रहता है। विगत 5 वर्षों में यहाँ पर नाली का कार्य न होने के कारण से, पानी जमाव होने के कारण से यहाँ के लोगों में स्वास्थ्य की समस्याएं बन रही हैं। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर ये अति गरीब लोग हैं, बैगा परिवार के लोग भी यहाँ पर रहते हैं और इनके लिए आवास की बहुत ही आवश्यकता है। ये जमीन आबादी मद में न होने के कारण से इनके आवास का निर्माण नहीं हो पा रहा है, जिससे शासन की योजनाओं से वंचित हो रहे हैं। दूसरी बात, ये मात्र केवल यहाँ पर साफ सफाई ही चाहते हैं, जो इनकी मूल आवश्यकता है की चीजें, उससे वो बहुत वंचित हैं। जनप्रतिनिधियों को ये कहते हैं, मेरे को कभी कभी कहते हैं, पूर्व पार्षद होने के कारण तो मैं बकायदा इनके साथ जाता हूँ, इनके काम के लिए आगे आता हूँ, लेकिन समस्याओं का जैसा निदान होना चाहिए वैसा निदान नहीं हो पा रहा है। देखिए, मैं तो इन मोहल्ले वाले से जुड़ा हूँ, बाकी की बात को मैं नहीं जानता हूँ। मैं अपनी बात ही बता सकता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ से पार्षद था, इन्होंने मुझे बहुत मान सम्मान दिया है और जब तक मैं पार्षद था बकायदा इनके बीच में हमेशा उठता बैठता था, इनकी समस्याओं को निदान के लिए हमेशा आगे रहता था। ये है आवास है तो रुका है, पानी का समस्या है और नली है नहीं बना है और नगर पंचायत में गए हैं और पार्षद को बताए हैं तो भी कुछ ध्यान नहीं देता है और नगर पंचायत में गए हैं तो भी कुछ नहीं सुनते हैं हमारे लोगन का ही बात को। वो कर लिया है 13 वार्ड का,
कालू जलाल हैं, कोई नहीं देते हैं, ध्यान नहीं देते, कोई नहीं देते हैं। बहुत दिए हैं, वो आ रहे हैं, बना रहे हैं व्यवस्था और कुछ सुनाई नहीं गए बोल के और फिर अब ध्यान नहीं देते हैं। हम यही चाहते हैं जौन वो परेशानी है तो हमारे परेशानी को करें, जो पानी का नल का है, घर का बहुत सारी समस्या है। आवास आके रुका हुआ है, यहाँ नाली नहीं बना है, एक नल है, तो फिर पूरा गुजारा हो रहा है मोहल्ले का, हो गया मजबूरी है तो चल रहे हैं। मांग के सबसे है, बोर्ड रहेगा तो आएंगे, बोर्ड दो, उसके बाद कुछ नहीं होता है, कोई नहीं आते। हम लोग कोई चाहते हैं जो समस्या है उसको हल करें। गुजरात के वडोदरा में AICC सेक्रेटरी रामकिशन ओझा विजिट पर आए। AICC सेक्रेटरी और मध्य गुजरात के प्रभारी रामकिशन ओझा आज वडोदरा के मेहमान बने। इस मौके पर उन्होंने कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर वडोदरा के कांग्रेस कार्यालय में पत्रकार परिषद को संबोधित किया। समय में हमें जनता के बीच जाना है, उस मुद्दों को लेकर हम जनता के पास जाएंगे। आज पूरी सभी विधानसभा की बैठक हुई है, एक सामान्य कार्यकर्ता से लेकर पदाधिकारी, वार्ड के पदाधिकारी, वार्ड के अध्यक्ष, पूर्व हमारे विधायक और उम्मीदवार सभी के साथ मिलकर चर्चा की कि आने वाले समय में हमारी कैसी रणनीति हो, जिसमें हम इस शहर में जिस तरह से जो तांडव हुआ है, जो लोग अभी भी बेचारे तकलीफ में हैं, किसी का घर भर गया, किसी के बर्तन डूब गए, किसी के कारें डूब गई, दुकानदारों का नुकसान हुआ, उनका तो कोई लेना देना ही नहीं है। इंश्योरेंस किया गया, इंश्योरेंस बोलते हैं कि हमने पानी का उसमें लिया ही नहीं था। इस तरह का काम यहाँ हुआ है। सरकार को इसमें इंटरवेन करना चाहिए, लोगों के साथ न्याय करना चाहिए, लोगों को मदद करनी चाहिए। जिनके घर डूब गए उनके घर को रिपेयर करने का मदद करनी चाहिए, जिनके बर्तन डूब गए उनको सहायता करनी चाहिए, जिनके दुकानों में उनका सामान पूरा बह गया है, उनकी दुकानें खराब हो गई है और वो रास्ते पे आ गए हैं, उनको लाखों रुपए का नुकसान हुआ है, ऐसे लोगों को मदद करनी चाहिए। हमारा प्रमुख उद्देश्य यही रहा है और कांग्रेस हर समय इस चीज़ की लड़ाई लड़ती रही है। आज भी पूरी ताकत के साथ इस मुद्दे पे, बाढ़ के मुद्दे पे बीजेपी को घेरने का पूरा प्रयास करेगी और घेर के जनता को न्याय दिलाने के लिए सड़कों पे उतरेगी और सड़कों पे उतर के मोर्चाबंदी करके यहाँ आने वाले नेताओं को भी काले झंडे दिखाएगी। इस मौके पर आम आदमी पार्टी छोड़कर कई नेता कांग्रेस पार्टी में जुड़े हैं। उनका पार्टी में खेस पहनाकर स्वागत किया गया, जिसमें आम आदमी पार्टी गुजरात की प्रदेश सह मंत्री सुमन शर्मा, राकेश पटेल, जगदीश परमार समेत के 25 लोग आम आदमी पार्टी छोड़कर कांग्रेस पार्टी में जुड़ गए हैं। देश का नेता कैसा हो? राहुल गांधी जैसा हो। देश का नेता कैसा हो? राहुल गांधी जैसा हो। हमारे सेक्रेटरी AICC मध्य गुजरात के प्रभारी आदरणीय रामकिशन जी ओझा के हाजिरी में यहाँ पे आम आदमी पार्टी के जो वडोदरा लेवल पे और सेंट्रल गुजरात लेवल पे जो लोग आम आदमी पार्टी में जिम्मेदारी निभा रहे थे, वो राकेश पाटिल हो, सुमन बेन शर्मा हो, जयेंद्र ठाकुर हो, ऐसे आम आदमी पार्टी के कई नेता कार्यकर्ता आज कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। हमारे सेक्रेटरी AICC और हमारे मध्य गुजरात के इंचार्ज रामकिशन जी ओझा ने उनको कांग्रेस का खेस पहना के आज कांग्रेस पार्टी में शामिल किया है। आप देखते हैं कि जिस तरह से पिछले 2 महीने में जो वडोदरा में भ्रष्ट भाजपा शासित कॉरपोरेशन के द्वारा उनके पाप से जो वडोदरा में बाढ़ आई और वडोदरा की जनता को जो नुकसान हुआ, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार बाढ़ आई और वडोदरा की जनता जो 3 से 4 दिन भूखे प्यासे बाढ़ में रहे और जिस तरह से जनता का एक आक्रोश है और कांग्रेस पार्टी जनता का आक्रोश बन के जो सत्ता पक्ष के खिलाफ हम पिछले 2 महीने से जो मुहिम और आंदोलन चला रहे, उससे कहीं ना कहीं प्रभावित होकर ये सारे आम आदमी पार्टी के साथी आज कांग्रेस पार्टी में जुड़े हैं, कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े हैं। हम उनका दिल से स्वागत करते हैं और आने वाले दिनों में ये हमारे साथ मिलकर वडोदरा की जनता की लड़ाई सत्ता पक्ष के खिलाफ लड़ेंगे। VNM टीवी की खबरें अब आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी और जियो फाइबर पर 498 नंबर के चैनल पर भी 24 घंटे VNM टीवी आपके लिए उपलब्ध है। देखते रहिए VNM टीवी। नमस्कार।